साल 2002 के हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में हाजिर होना है। हालांकि सलमान खान की पेशी पर सस्पेंस बना हुआ है। साल 2002 के जिस हिट एंड रन केस में सलमान खान को कोर्ट में पेश होना है, वो केस पहले बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, लेकिन गैर इरादतन हत्या का आरोप लगने के बाद इस केस को सेशंस कोर्ट के हवाले कर दिया गया। सलमान खान के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए ट्रायल कोर्ट ने इसी साल 31 जनवरी को सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराने का आदेश दिया था। सलमान ने इसी अदालत में खुद पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाए जाने को चुनौती भी दी है, जिस पर अदालत सुनवाई करेगी। आज भले सलमान खान को कोर्ट में पेश होना है, लेकिन सलमान खान के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्हें अभी तक कोर्ट का समन नहीं मिला है। हो सकता है कि इसी आधार पर सलमान खान आज कोर्ट में हाजिर न हो। रविवार के पूरे दिन भी संजय दत्त के बांद्रा स्थित इंपीरियल हाइट्स में बॉलीवुड के लोगों का आना जाना लगा रहा। यहाँ पर शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपने दोस्त संजय दत्त से मिलने आए थे। कल रात को ही सलमान अमेरिका से भारत लौटे हैं अपना इलाज कराकर, और देर रात 11 बजे तक वो संजय से गुफ्तगू करते रहे। इन दोनों के बीच हालांकि क्या बातचीत हुई ये हमने जानने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझा। देर रात 11 बजे के करीब सलमान संजय के घर से निकले और अपने घर चले गए। आर्म्स एक्ट के दोषी संजय दत्त को 21 मार्च को अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन देश का एक बड़ा राजनीतिक तबका संजय दत्त की सजा माफ करने के लिए मुहिम चला रहा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का मानना है कि जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त संजय दत्त नादान और नासमझ थे, लिहाजा उन्हें अब माफ कर देना चाहिए। संजय दत्त एक कम उम्र में उस समय के माहौल में उसके दिमाग में ये बात आई, बच्चे का स्वाभाविक रिएक्शन होता है कि मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। उसमें अगर इसने गलती की है तो मैं समझता हूं कि सजा काट चुका है। हालांकि कांग्रेस में इस बात को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी संघ और समाजसेवी अन्ना हजारे जैसे लोग संजय दत्त की माफी की मांग का विरोध कर चुके हैं। मुलायम सिंह ने महाराष्ट्र के सांगली में जिस कार्यक्रम में ये बयान दिया, उसी कार्यक्रम में शरद पवार को भी पहुंचना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से शरद पवार नहीं पहुंच सके। पूरे देश में स्थिति बन गई। मेरी जुड़ी सरकारें सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक तो उम्मीद नहीं लगती है कि ये दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। महाराष्ट्र के सांगली में कार्यक्रम के दौरान मुलायम ने ये संकेत भी दिए कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले ही गठबंधन कर सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का मानना है कि 2014 में किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा और अगली सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री बेरी प्रसाद वर्मा के खिलाफ हास्य कलाकार और कानपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू श्रीवास्तव ने दिया है बयान। राजू ने मुलायम के खिलाफ बेनी की टिप्पणी को लेकर कहा कि उन्होंने शराब पीकर ऐसा कह दिया होगा। मेरठ में होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे राजू ने अपने अंदाज में सबको हंसा कर लोटपोट कर दिया, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे मुलायम के खिलाफ बेनी की टिप्पणी के बारे में पूछा तो उनका जवाब क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। बेनी प्रसाद जी है, मुलायम सिंह जी कभी परछाई रहे थे, उन्होंने मुलायम सिंह जी को आतंकवादी कहा है, उसके बारे में अभी विरोध में है। हो सकता शराब पी के कह दिया होगा, शराब पी के बोल दिया होगा, उसके लिए अब उनकी अध्यक्षा ने माफी मांग ली है, तो बेनी तो कुछ भी नहीं है। कॉमेडियन के तौर पर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव अब राजनीति के अखाड़े में जोर आजमाइश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी राजू को कानपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर चुकी है। अमरावती की सभा में राज ठाकरे ने जैसे ही इंडिया बुल्स के खिलाफ 2 लफ्ज निकाले, उसी वक्त मुंबई में इंडिया बुल्स के दफ्तर पर, लोअर परेल में जो इंडिया बुल्स का दफ्तर मुंबई में स्थित है, वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने आकर हमला बोल दिया। हम यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के लिए जो चौकी बनाई जाती है, उस चौकी पर यह हमला बोल दिया गया है। इंडिया बुल्स का दफ्तर जो मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित है, वहाँ पर कुछ यहाँ पर अज्ञात लोगों ने आकर तोड़फोड़ मचा दी और वहाँ पर नारेबाजी करके ये लोग चले गए। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों पर तोड़फोड़ का गुनाह दाखिल किया है और उन लोगों की शिनाख्त पुलिस करने में जुटी है। न कहीं इस हमले के पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हाथ हो सकता है और मुंबई पुलिस इस दिशा में अगली छानबीन करके अगली अपनी कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा भवन में एएसआई से मारपीट के मामले पर अब तक खामोश एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य की कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर निशाना साधा है। राज ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायक को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इस मामले में दूसरी पार्टी के विधायक भी शामिल थे। आमदारांना निलंबित केलं,
आणि केसेस फक्त दोघांवर, पोलिसांच्या केसेस फक्त दोघांवरती, बाकीच्या तिघांचं काय? मग जर त्या बाकीच्या तिघांवरती केसेस नाहीत, मग त्यांना निलंबित का केलं? त्या पोलिसांना मारायला जाताना जवळपास तिकडे 15 ते 20 आमदार गेले होते. त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही आमदार होते, त्याच्यामध्ये काँग्रेसचेही आमदार होते. स्वतःचे आमदार बाजूला ठेवले आणि फक्त विरोधी पक्षांचे आमदार आतमध्ये टाकले. फक्त विरोधी पक्षांच्या आमदारांचं निलंबन केलं, स्वतःच्या आमदारांचं केलं नाही. एएसआई से मारपीट के मामले में फंसे एमएनएस विधायक राम कदम और निर्दलीय विधायक क्षितिज ठाकुर न्यायिक हिरासत में हैं। इनकी जमानत अर्जी पर आज मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई होनी है। 2 दिनों के उपवास के बाद भी अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में जो है बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल को लेकर के अरविंद केजरीवाल उपवास पर बैठे हैं और 2 दिनों से उनका उपवास जारी है। डॉक्टरों की एक टीम है जो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर नजर रखी हुई है और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। हालांकि आज वो डायबिटिक हैं, इसकी वजह से शुगर जो है वो कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल उपवास कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी दिल्ली में बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बिल ना जमा करें। और ऐसा बताया जाता है कि पहले दिन 36,000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर करके समर्थन जताया है कि वो बिजली और पानी का बिल नहीं जमा करेंगे और ज्यादातर ये जो है पिछड़े जो इलाके हैं उससे ये चीजें सामने आई हैं। तो अरविंद केजरीवाल उपवास के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को कि वो बिजली और पानी के बिल ना जमा करें और लगातार अरविंद केजरीवाल का अनशन जारी है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 4 दिन के दौरे पर आज रवाना होंगे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में 26 और 27 मार्च को ब्रिक्स देशों का 5वां सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन भी जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में सबसे बड़ा मुद्दा है सदस्य देशों के साझा ब्रिक्स बैंक के गठन का। पिछले साल दिल्ली में ब्रिक्स देशों की बैठक में भी इस बात पर खूब चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था। उम्मीद है कि डरबन बैठक में इसका कोई हल निकले। अगर साझा ब्रिक्स बैंक बना तो कर्ज के लिए विश्व बैंक और विकसित देशों का दबाव घट सकता है। 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है ब्रिक्स, जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिक्स सम्मेलन से अलग चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। रेलवे के सुरक्षा के तमाम दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। राजस्थान के बाड़मेर में गुवाहाटी एक्सप्रेस 20 किलोमीटर तक बिना इंजन के चलती रही। उस वक्त ट्रेन में कई यात्री सवार थे और सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी। बाड़मेर में उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब गुवाहाटी एक्सप्रेस के 14 डिब्बे बिना इंजन के चल पड़े। 20 किलोमीटर तक ट्रेन बिना इंजन के और बिना ड्राइवर के चलती रही। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। जिस वक्त गुवाहाटी एक्सप्रेस बिना इंजन के चल रही थी, उसी वक्त सामने से कालका एक्सप्रेस भी आ रही थी। रेलवे का कहना है कि ट्रेन ढलान पर होने की वजह से चल पड़ी थी। घटनाक्रम यही जो मुझे पता लगा है कि ये गाड़ी का पावर काटा गया है और इसकी सेफ्टी के लिए गुटके वगैरह कुछ मतलब जो है लगाए गए हैं, वो लगभग मतलब जो है प्रॉपर नहीं लग पाने से या स्लिप होने के कारण। अधिकारियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए ट्रैक पर पत्थरों को लगाकर ट्रेन को रोक लिया। अब रेलवे ये जांच करने में जुटी है कि इस लापरवाही के पीछे आखिर किसकी गलती है।